हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह और आप अभी ये वीडियो देख रहे हो रजनीकांत एकेडमी पे। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं एक काफ़ी छोटा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, इससे जेईई मेन में इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये और भी जगह कहीं पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, अगर ऐसे लिखा हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट एक्स एम और इसका पावर हो n, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। जैसे होता है ना बाइनोमियल, जैसे a प्लस एक्स का पावर n, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है ऐसे एन सी आर और a का पावर n माइनस आर और x का पावर ये लोअर r और r इक्वल टू 0 टू n। तो ये जो फॉर्मूला से हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वैसे ही इसका जो एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होगा उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं ध्यान से समझना। और यहाँ पे r इक्वल टू 1 to n है, यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप से होगा तो थोड़ा ध्यान देना है। इसको लिखते हैं समेसन और यहाँ पे n है तो लिखते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, अब बाई में लिखते हैं फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 डॉट डॉट फैक्टोरियल rm। अब ये क्या है r1 r2 r3 rm, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखे फैक्टोरियल r1 तो इनटू में लिखना है x1 का पावर r1। ध्यान से देखना, x1 यहाँ से लिए और r1 ये पहला फैक्टोरियल, x1 का पावर कर देना है ये जो पहला फैक्टोरियल लिखे हैं वो, x2 का पावर कर देना है r2 मतलब जो दूसरा फैक्टोरियल लिखे हैं वो, मतलब x2 का पावर लिखना है r2, फिर x3 का पावर लिखना है r3 और ऐसे ही डॉट डॉट करते करते हम लोग को xm का पावर लिखना है rm, यहाँ वाला। और यहाँ पे जो वेयर ये r1 r2 r3 डॉट डॉट rm जो है इसका सम आ जाना चाहिए n के बराबर। लिख देना है वेयर r1 प्लस r2 प्लस डॉट डॉट अप टू rm का वैल्यू होना चाहिए n। अब देखो यहीं से इसका वैल्यू ये r1 r2 r3 क्या क्या होगा और यहीं से ये इसी इक्वेशन से इसका वैल्यू पता चलेगा। देखो ध्यान से फिर से देखो, ऊपर में लिखना है फैक्टोरियल n। अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखना है, तो नीचे में r1 r2 r3 डॉट डॉट rm ये लिखना है। अब ये क्या है, तो ये इस तरीके से लेना है r1 r2 से लेकर rm तक कि उसका सम n आए। ठीक है, और अब ये तो हो सकता है, ये तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हम r1 r2 r3 लें जिसका सम n आए, बहुत सारे तरीके से आ सकता है। तो हाँ, बहुत सारे तरीके से आ सकता है, तो वो सारे तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, मतलब जितने तरीके से r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट rm का वैल्यू n लिख सकते हैं उतना तरीका यहाँ पे लिखेंगे और समेसन मतलब सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया एग्जाम्पल देते हैं। देखो यहाँ पे अगर हो, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हो x प्लस y का पावर 3। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल। तो क्या बोले हैं, यहाँ पे मान लो कि ढेर सारा है m टर्म है, यहाँ पे हम 2 ही टर्म लिखे। ठीक है, ये बाइनोमियल से भी एक्सपेंड किया जा सकता है लेकिन इसको मैं मल्टीनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। देखो ऊपर में क्या लिखना है, तो फैक्टोरियल 3 यहाँ जो है वो यानी फैक्टोरियल 3, और नीचे में क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पे m टर्म है, देखो 1 2 3 डॉट डॉट m तक है, तो कितना लिखे, m ऐसे नंबर लिखना है और m ऐसे नंबर लिखना है कि सबका सम क्या हो जाए, n हो जाए। ठीक है, ये पावर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमको 2 नंबर लिखना है और ऐसे लिखना है कि उसका सम कितना हो जाए, तो 3 हो जाए। ठीक है, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसे हो सकता है कि हम लिख दे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 0, जैसे लिखना था ना r1 r2 ये अपने मन से लिखना है, तो वैसे ही अपने मन से लिख दिए हम फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 0। जैसे ही ये लिखे हमको क्या कर देना है, x का पावर यहाँ पे 3 लिखे तो 3 और y का पावर कितना, तो y का पावर 0। फिर प्लस देखो समेसन लगाए हैं,
ठीक है, समेसन लगाए हैं तो यहाँ पे जैसे समेसन r इक्वल टू 0 टू n था, तो उसमें क्या करते हैं कि सीधे पुट करते जाते हैं r इक्वल टू 0 1 टू n तक। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है कि वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट rm का वैल्यू होना चाहिए n के बराबर। ठीक है, ये n के बराबर। तो हमको r1 r2 r3 डॉट डॉट rm जितना तरीके से पॉसिबल हो सकता है उतना तरीके से लिखना है, और ऐसे लिखना है कि सबका सम n आ जाए। ठीक है, तो एक तरीका मेरा यहाँ पे लिखने का r1 और r2 लिखने का ये एक तरीका हुआ, 3 लिए 0 लिए। फिर क्या हो सकता है, तो ऊपर में तो हमेशा फैक्टोरियल 3 ही रखना है, यहाँ पे 3 है तो फैक्टोरियल 3। नीचे में यहाँ पे और क्या हो सकता है, ऐसा 2 नंबर लेना है कि दोनों का सम 3 हो जाए। तो 3 0 लिए, इस बार यहाँ पे 2 लो और यहाँ पे ले लो 1, तो दोनों का सम कितना हो गया 3। और 2 1 लिए तो x का पावर करना पड़ेगा 2 और y का पावर करना पड़ेगा 1। ठीक है, और भी कर सकते हैं, तो देखो फैक्टोरियल 3 अब बाई यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल है, अब 1 लिए थे, अब क्या ले सकते हैं, तो एक और इसमें से कम करो तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, ऐसे ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 लिए तो x का पावर यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, तो x का पावर रखना पड़ेगा 1 और y का पावर रखना पड़ेगा 2, ये 2। और क्या ले सकते हैं, तो ऊपर में तो हमेशा लेना है फैक्टोरियल 3 और नीचे में और क्या ले सकते हो, तो 0 और फैक्टोरियल 3 ले सकते हो। 0 और 3 का सम भी कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे r1 देखो ये अलग है, यहाँ पे r1 मतलब x के पावर 3 लिए थे, अब y का पावर 0, यहाँ पे क्या लिए x का पावर 0 और y का पावर 3, अलग है दोनों। ठीक है, और ऐसा लिए तो x का पावर कितना होगा 0 और y का पावर कितना रखना पड़ेगा 3। ठीक है, तो ये हो गया, ये मेरा एक्सपेंशन हो गया। अब देखो और भी रख सकते हैं क्या, तो और हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर नहीं लिखना है क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो 3 0 2 1 1 2 एंड 0 3 इतने तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर लो, तो देखो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कटेगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और y का पावर 0 भी 1, तो यहाँ पे बच गया x³ प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 3 टाइम्स कटेगा और बच गया 3x² y प्लस यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 से फिर ये 3 टाइम्स कटेगा और बच गया 3xy² प्लस ये फैक्टोरियल 3 कटा और फैक्टोरियल 0 1 और ये भी 1, तो बच गया y³ सीधे। देखो यही रटे थे ना x प्लस वाई का होल क्यू, तो x प्लस वाई का होल क्यू जो है वो हम लोग फाइंड कर दिए किससे, तो मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम लोग x प्लस वाई का होल क्यू फाइंड किए। अच्छा बोलोगे कि बायनोमियल थ्योरम का भी तो यूज़ करके कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बायनोमियल थ्योरम जो है वो स्पेशलाइज्ड केस है किसका, तो मल्टीनोमियल थ्योरम का। जैसे मल्टीनोमियल थ्योरम से कोई भी सीरीज कैसा भी कितना भी टर्म हो उसका हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम से कितना, तो सिर्फ 2 जिसमें टर्म हो उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो यहाँ पे जो समेसन लगा है वो समेसन में क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट rm का वैल्यू होना चाहिए n। तो जितने तरीके से हम ये r1 r2 r3 डॉट डॉट rm सोच सकते हैं उतना ही टर्म होगा। ठीक है, यानी जितने तरीके से ये r1 r2 r3 सोच सकते हैं, और r1 r2 तो पॉजिटिव या ज़ीरो ही लेना है, निगेटिव लेना नहीं है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जितना इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा उतना ही इसका नंबर ऑफ टर्म आएगा। जितना इसका सॉल्यूशन होगा मतलब जितने तरीके से r1 r2 डॉट डॉट rm फाइंड कर सकते हैं उतना ही इसमें टर्म आएगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xm इक्वल टू n। इसका जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उतना ही इसका नंबर ऑफ टर्म होगा। यानी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, आपको पता होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, होता है n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। ये जो n है उसको यहाँ पे रखना है और प्लस कर देना है क्या, तो ये m जितना टर्म है माइनस कर देना है फिर वन सी m माइनस वन। या इसी को आप लिख सकते हो n प्लस m माइनस वन सी n। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला ये लगा एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये फॉर्मूला से हम लोग ये लिखे। ठीक है, तो ये हो गया इसका नंबर ऑफ टर्म। अब देखो इस पे, अच्छा ये जो फॉर्मूला लिखे तो ये डायरेक्ट लिख दिया हम, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को पता नहीं हो, तो अगर पता नहीं होगा तो आप कहोगे तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इतना कैसे होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा उसका एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करके बता देंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर पता ना हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया इसका, कितना हो गया n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। ठीक है, जैसे इसका देख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म इसका निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल से तो सीधे बोल देंगे बाइनोमियल का नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, तो पावर में एक ऐड कर दो, मतलब जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दो तो वो हो जाता है। बट मल्टीनोमियल का यूज़ करके करते हैं, क्या करना है, तो n के जगह पे है 3 तो लिखेंगे 3 प्लस m के जगह पे है 2 टर्म है। ठीक है, तो 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन, यानी 3 to 5 माइनस वन, ये हो गया 4c1 और 4c1 का वैल्यू 4। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 4। अच्छा एक और लिखते हैं, ये लिखते हैं मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इसका पावर 10। बोले इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n के जगह पे है 10 तो हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे m के जगह पे है 4 क्योंकि 4 टर्म है, तो 10 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, यानी कि हो जाएगा 14 माइनस वन 13 सी 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, जो आएगा उतना ही इसके एक्सपेंशन में टर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसी भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, कोफिशिएंट फाइंड करना, जैसे हम बोले अगर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर मान लो अल्फा, y का पावर बीटा और z का पावर गामा, इन मान लो ये हो सकता है कुछ भी के x प्लस कुछ भी सी वाई प्लस डी जेड का पावर n। मान लो पूछे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर अल्फा, y का पावर बीटा, z का पावर गामा किसके एक्सपेंशन में, तो ये जो है इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, इसके एक्सपेंशन में हमको ये x का पावर अल्फा, y का पावर बीटा, z का पावर गामा कब आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फैक्टोरियल n लिखना ही है, और x का पावर अल्फा, y का पावर बीटा, z का पावर गामा तब आएगा जब यहाँ पे हम लोग रखे फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा और फैक्टोरियल गामा। ठीक है, तो फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा रखेंगे तो के एक्स पहला टर्म का पावर करना पड़ेगा कितना, अल्फा, तो पहला टर्म का पावर करना पड़ेगा, पहले मैं टर्म लिख देता हूँ। ठीक है, टर्म क्या होगा, तो टर्म होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा, और क्या हो जाएगा, तो के एक्स का पावर अल्फा, फिर क्या होगा, तो सी वाई का पावर बीटा और डी जेड का पावर गामा। अब सोचो ऐसे है तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा, तो यहाँ पे k का पावर हो जाएगा क्या, अल्फा, c का पावर बीटा और d का पावर गामा, और बचेगा कितना, x देखो नहीं लिखे थे, तो x का पावर अल्फा, y का पावर बीटा और z का पावर गामा, ये बचेगा।
तो हमसे पूछा जा रहा था क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर अल्फा, वाई का पावर बीटा, जेड का पावर गामा, इसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा था। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये होगा, देखो इतना तो लिख ही दिए थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर अल्फा, वाई का पावर बीटा, जेड का पावर गामा चाहिए, तो लिखेंगे फैक्टोरियल एन सबसे पहले, बाई में इतना ही लिख देंगे, और एक्स के पहले जो होगा मतलब के, उसका पावर कर देंगे अल्फा, y के पहले जो होगा यानी y का कोफिशिएंट c, तो इसका पावर कर देंगे बीटा, बार बार ऐसे नहीं करना है, और z का कोफिशिएंट यानी d, और तो इसका पावर कर देंगे क्या, गामा। ठीक है, तो यही हो गया कोफिशिएंट ऑफ x का पावर अल्फा, y का पावर बीटा, z का पावर गामा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, कौन सा चीज ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल होगा, वहां पे मैं बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू n के बराबर होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा का सम n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट तभी हो पाएगा जब वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो, n हो। यानी देखो यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे 10 लिखा हो, 10 लिखा हो, यहाँ पे मान लो 3 3 4 है, मतलब एक्स क्यू वाई क्यू जेड का पावर 4, तो बोलेंगे कि तो इसका कोफिशिएंट ये चीज लिखेंगे इतना। अगर बोल दे कि ऐसा कुछ दे दे जिसका पावर का सम n नहीं होता है, मान लो यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे दे दे 6 8 13, तो बोलेंगे ऐसा टर्म आएगा ही नहीं, और ऐसा टर्म आएगा नहीं तो क्या, ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा टर्म नहीं आएगा, ऐसा टर्म नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर या वेन, जो लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू नॉट इक्वल टू n, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, और अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू का सम n हो तो कोफिशिएंट ये हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो देते हैं एक कोई भी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ या ऐसे लिखो, ऐसे ये रहने दो, पहले एक्सपेंशन लिख देते हैं ताकि 2-3 क्वेश्चन दे सके एक ही में। लिख रहे हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ कुछ भी 5x, लो माइनस भी देते हैं, माइनस 2y प्लस 3z का पावर मान लो दे दिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना का पावर 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक नंबर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक नंबर देते हैं, x का पावर 5, y का पावर 3 और z का पावर कुछ भी 4। ठीक है, दूसरा नंबर देते हैं x का पावर 3, y का पावर 4 और z का पावर 3। ठीक है, तीसरा देते हैं x का पावर 7, y क्यूब, इसका कोफिशिएंट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 5x माइनस 2y प्लस 3z का पावर 10 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ये। तो सबसे पहले देखो इसका पावर का सम कितना है, तो 5 3 8 4 12, यहाँ पे पावर का सम 12 है, तो इसके एक्सपेंशन में जो भी टर्म आएगा, जितना भी टर्म आएगा, सबके पावर का सम हमेशा 10 ही आएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। जैसे देखो एक चीज दिखाता हूं मैं, जैसे x प्लस वाई का पावर 3 था, तो इसमें जितना भी टर्म आया उसमें सबका x और y का पावर का सम कितना आया, तो हमेशा 3 आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे 3 y नहीं है तो y का पावर 0 यहाँ पे था, तो 3 प्लस 0 3 आया, 2 प्लस 1 3 आया, 1 प्लस 2 3 आया। ठीक है, इधर 0 प्लस 3 3 आया। तो x प्लस वाई, मान लो यहाँ पे x प्लस वाई का पावर 5 लेते,
तो सभी टर्म में जितना भी इसके एक्सपेंशन में जितना भी टर्म आता सब में एक्स और वाई के पावर का सम हमेशा 5 आता है। यहाँ 3 रहता तो यहाँ 2 रहता। ठीक है, हमें कोई ऐसा टर्म नहीं आएगा जिसमें एक्स और वाई का के पावर का सम 5 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 5 + 3 8 + 4 12 आ रहा है, यानी कि 10 नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x5 y3 और z4 इन 5x - 2y + 3z का पावर 10 इक्वल टू कितना, तो 0। इसके एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, यानी ये टर्म इसमें अवेलेबल नहीं होगा। ये हुआ पहला। दूसरा बोल रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इतना। यहाँ पे देख लो तीनों का सम, तो 3 + 4 7 + 3 10, ये सही है, मतलब ऐसा टर्म आएगा। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x3 y का पावर 4 z का पावर 3 इन 5x - 2y + 3z का पावर 10 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर में तो फैक्टोरियल 10 होगा, सभी टर्म में होता है तो इस वाले टर्म में भी होगा। बाई में यहाँ पे होना चाहिए, हमको x3 चाहिए तो x3 के लिए हमको फैक्टोरियल 3 लिखना पड़ेगा, y के पावर 4 के लिए फैक्टोरियल 4 और z के पावर 3 के लिए फैक्टोरियल 3। अब देखो यहाँ पे 5x का पावर 3 लिखना पड़ता, तो हमको x3 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो 5 का पावर 3 तो बच जाएगा, तो 5 का पावर 3 लिख देंगे। फिर क्या, तो -2 का पावर, ये -2 का पावर 4 और 3 का पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x3 y4 z3। ठीक है, ये फिर हमको तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x7 y3 चाहिए। ठीक है, तो बोलोगे कि इसमें z तो है ही नहीं, तो z लिख दो, z का पावर 0। ठीक है, ये ऐसे। तो देखो तीनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी इसका भी कोफिशिएंट होगा, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट कितना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10। अब बाई में कितना लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 0, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। और यहाँ पे x है, इसी से देखते हैं, यहाँ पे x के पहले 5 है, तो 5 का पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो 7, -2 का पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो 3 और 3 का पावर कितना, तो 0। ये हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, किसका, तो x का पावर 7 y3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस पर क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, सिंपल देते हैं, 1 + x + x² का पावर 10। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x4 चाहिए, किसके एक्सपेंशन में, तो इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, जनरल टर्म अगर लिखें तो जनरल टर्म हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं R1 R2 R3। ठीक है, ये तीनों का सम होना चाहिए 10, और देखो 1 का पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो R1, x का पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो R2, और x² का पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो R3। ठीक है, ये मतलब R1 R2 R3 ऐसे ही एक 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर हम टर्म लिख दिए। ठीक है, जनरल टर्म। अब हमको ये सोचना है कि R1 R2 और R3 का वैल्यू क्या क्या रखें कि ये हमको x4 मिल जाए, क्योंकि हमको x4 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो सोचो R1 R2 और R3 के जगह पे क्या क्या रखने पे मिलेगा, तो सोच सकते हो हमको चाहिए 4, पूरे पावर का, x के पावर का सम चाहिए 4। तो सोचो R3 के जगह पे अगर हम रख दें, R3 के जगह पे रख दें 2, तो हो गया, 4 मिल गया, यहाँ पे 2 रख दो। मतलब अब यहाँ पे R2 के जगह पे 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रख दिए तो x² का पावर 2 4, x का पावर 4 हो गया। अब हमको x नहीं चाहिए, तो यहाँ पे R2 के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों का सम R1 R2 R3 का सम आना चाहिए 10 के बराबर।
तो 10 के बराबर लिखने के लिए यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, और 8 लिखने से R1 का वैल्यू कुछ भी लिखो, ये तो कांस्टेंट का पावर है, इससे इसको भरने से वेरिएबल के पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद से और क्या हो सकता है, तो R3 के जगह पे सोचो 1 रख के देखो, 1 रखें तो यहाँ पे 1 रख दिए तो एक्स स्क्वायर मिला, हमको चाहिए x4 तो और एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर के लिए R2 का वैल्यू रखना पड़ेगा 2। अब यहाँ तो जितना कमी पड़ रहा है 10 लाने के लिए, जितना कम पड़ रहा है उतना लिख दो, तो 2 + 1 3 है, हमको 10 चाहिए तो 7 लिख दो यहाँ पे। फिर क्या रख सकते हो, यहाँ पे एक बार 0 रख लो, 0 मतलब इसका पावर कुछ नहीं लेना है, तो R2 का पावर ही अब 4 मंगाएगा, यानी ये x यहाँ पे R2 जो है यही का वैल्यू x का पावर 4 मंगाएगा, यानी R2 के जगह पे लिखना पड़ेगा 4, और यहाँ पे लिख दो 6, तब तीनों का सम मिल गया 10। तो ये इतने तरीके से लिख सकते हैं, और कोई भी तरीका हो सकता नहीं है जिससे तीनों का सम 10 भी आ जाए और साथ में x का पावर 4 भी क्रिएट हो जाए। तो ये 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसका कोफिशिएंट चाहिए, ये x4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x4 3 टर्म में आएगा, 3 तरीके से आ सकता है। एक तरीका कैसे, तो अब लिख रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 कैसे आएगा, तो फैक्टोरियल 10 अब बाई R1 के जगह पे एक बार रखना पड़ेगा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 0 R2 के जगह पे, और फैक्टोरियल 2। एक बार ऐसे आ सकता है, एक बार आ सकता है ऐसे फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 1 रखने से, और एक बार आ सकता है फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 0 रखने से। ठीक है, तो ये 3 टर्म 3 तरीके से आ सकता है x का पावर 4, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ AQ-B4-C5 इन BC + CA + AB का पावर 6। इसके एक्सपेंशन में हमको इसका कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी जनरल टर्म पहले लिख देते हैं, जनरल टर्म R1 R2 R3 के टर्म में कैसे होगा, तो ऊपर में तो फैक्टोरियल 6 और नीचे में फैक्टोरियल R1, फैक्टोरियल R2 और फैक्टोरियल R3। फैक्टोरियल R1 लिखे तो BC का पावर लिखना पड़ेगा R1, CA का पावर लिखना पड़ेगा R2 और AB का पावर लिखना पड़ेगा R3। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देख लो, R1 + R2 + R3 का सम हो जाना चाहिए 6, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। R1 + R2 + R3 जो लिखे हैं इसका सम 6 हमको चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल R1, फैक्टोरियल R2 और फैक्टोरियल R3। देखो यहाँ से अगर A का पावर खोजे तो क्या मिलेगा, A का पावर देखो यहाँ पे होगा R2 और A का पावर R3। ठीक है, तो A का पावर हो जाएगा R2 + R3। फिर अगर हम देखें B का पावर क्या होगा, तो B का पावर देखो R1 और R3, R1 + R3, और C का पावर क्या होगा, तो C का पावर होगा R1 + यहाँ पे R2, R1 + R2। ठीक है, ये मिल गया। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब देखो हमको क्या चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ AQ-B4-C5 चाहिए। तो हम मान लिए कि यही टर्म, ये जो टर्म आया यही कोफिशिएंट, यही टर्म है AQ-B4-C5 का। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये टर्म AQ-B4-C5 कब होगा। ठीक है, तो तब होगा जब इसका वैल्यू हम ले लें 3, इसका वैल्यू ले लें 4 और इसका वैल्यू ले लें 5। ठीक है, तो हम बोलेंगे इतना इज द टर्म AQ-B4-C5 इफ कब होगा, जब R2 + R3 का वैल्यू ले लें 3। यहाँ पे AQ A का पावर 3 है, हमको AQ चाहिए तो R2 + R3 रखना पड़ेगा 3। R1 + R3 कितना, R1 + R3 रखना पड़ेगा 4, और R1 + R2 कितना, R1 + R2 होगा 5। ठीक है, यहाँ से देखकर 5। अब देखो ये मान लो, इसको मान लो सेकंड, इसको थर्ड
और इसको फोर्थ। हमारे पास ये है R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू 6 और आया R1 प्लस R3 R2 प्लस R3 का वैल्यू 3। अगर हम 1 में से, ये 2 है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, बोले 1 माइनस 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सोचो R1 प्लस R2 प्लस R3 कट जाएगा, बचेगा R1। तो R1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 3 यानी कि 3। वैसे ही 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, तो R2 बचेगा, R1 R3 कटेगा और R2 बचेगा कितना, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2। और फिर अगर हम R1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो R3 बच जाएगा, R1 R2 कट जाएगा, बच जाएगा R3 और इसका वैल्यू 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म जो निकाले थे R1 R2 R3 मान के, तो अगर हम R1 का वैल्यू रख दे 3, R2 का वैल्यू 2 एंड R3 का वैल्यू 1, तो हमको मिल जाएगा AQ B4 एंड C5, यानी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ AQ B4 C5 हो जाएगा कितना, तो ऊपर में था फैक्टोरियल कितना था, 6 था, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल R1 के जगह पे 3, R2 के जगह पे 2 और R3 के जगह पे 1। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ AQ B4 C5। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन और ये सब में आते रहता है। तो यहाँ पे मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, इसको बना लेना। तो ये आपका होमवर्क रहा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 6। तो इस क्वेश्चन को बना लेना, बनता है या नहीं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना और इस चैनल रजनीकांत एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरा जो भी वीडियो आए उसका न्यूज़ मिलता रहे। ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और एक चीज़ और, घर पे रहिए, बाहर नहीं निकलिए, कोरोना वायरस से डरिए। हम लोग को घर में रह के कोरोना वायरस को हराना है इस देश से। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।